आरती से गूंजा धाम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्र और पुष्प अर्पित किए। कहा, अटल जी का जीवन देश भक्ति की मिसाल, उनके विचार देते रहेंगे प्रेरणा। हरिद्वार में जिला अस्पताल की पुरानी इमारत जर्जर हालत में, प्रशासन ने शुरू की सेवाओं की शिफ्टिंग। आपातकालीन सेवाएं मेला अस्पताल में स्थानांतरित। देहरादून के कई हिस्सों में हल्की बारिश, मौसम विभाग ने दी जानकारी। स्थानीय बादलों के कारण हुई बारिश, कुछ इलाकों में जल भराव की समस्या, प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेश वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार करें। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों से इस पर्व को हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाने का आग्रह भी किया है। भगवते वासुदेवाय। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनेकानेक शुभकामनाएं। मानवता, धर्म और ज्ञान के प्रतीक तथा संपूर्ण संसार को भक्ति, ज्ञान और कर्म का मार्ग दिखाने वाले भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, यही मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। एक बार पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनेकों शुभकामनाएं। तो वहीं बद्रीनाथ धाम में जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना का आयोजन हुआ। वहीं मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिन्होंने इस पावन अवसर पर भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को भक्ति और भव्यता के साथ मनाया। वहीं मंदिर में पुजारियों ने विधि विधान से पूजा, आरती और भजन कीर्तन का आयोजन किया, साथ ही जिससे पूरे धाम में भक्तिमय वातावरण बना रहा। वहीं श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ भगवान कृष्ण की स्तुति को लेकर आपको बताते चले कई आयोजन भी हुए, जहां आयोजकों ने बताया कि जन्माष्टमी का ये पर्व भगवान कृष्ण के जन्म और उनकी शिक्षाओं को स्मरण करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। वहीं इस दिन सभी श्रद्धालुओं ने भगवान से खुशहाली, सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। तो वही खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी का जीवन देशभक्ति, समर्पण और सेवा का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अटल जी के विचार और कार्य हमें राष्ट्र निर्माण के पथ पर आगे बढ़ने की निरंतर प्रेरणा देते रहेंगे। तो वही खबर उत्तरकाशी से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश अनुसार उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने आपदा प्रभावित क्षेत्र हर्षिल में कम्युनिटी किचन शुरू किया है। आज यहां स्थानीय लोग निःशुल्क भोजन ग्रहण करते हुए नजर आए। ये पहल आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत देने और उसकी जल भराव की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई है। वहीं जिला प्रशासन ने बताया कि इस अभियान के तहत प्रभावित जनता को भोजन के साथ साथ अन्य आवश्यक सहायता भी प्रदान की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत कार्य और अधिक प्रभावी और तेज करने के भी निर्देश दिए। साथ ही स्थानीय लोग प्रशासन की मदद की सराहना कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि जल्दी स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड का मानसून सत्र इस बार फिर गैरसैंण की भरारीसैंण विधानसभा भवन में आयोजित किया गया। सत्र की शुरुआत 19 अगस्त से होगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई, जिसमें सत्र से संबंधित तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को रितु खंडूरी भूषण से यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने मानसून सत्र की व्यवस्थाओं और संभावित विषयों पर संवाद किया।
साथ ही इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी उनके साथ मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बताया कि मानसून सत्र को लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक भी बुलाई गई है ताकि व्यवस्थाएं समय से पूरी की जा सके। साथ ही सरकार और विधानसभा प्रशासन ने मानसून सत्र को सुचारू रूप से संपन्न कराने की तैयारियां तेज कर दी हैं। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने धराली क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता को सलाह देते हुए कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं बल्कि आपदा प्रभावित लोगों की मदद करने का है। वहीं द्विवेदी ने कहा कि इस प्रकार की आपदाओं के समय भी इस राजनीतिक दलों को एकजुट होकर राहत और पुनर्वास कार्यों में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार और कार्यकर्ता पीड़ितों की हर संभव सहायता के लिए मैदान में है और ऐसे समय में अनावश्यक बयानबाजी से बचना चाहिए। साथ ही प्रवक्ता ने ये भी अपील की कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर मानवीय आधार पर पीड़ितों की सहायता करें और प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्यों को मजबूत करें। तो वहीं आपको बताते चले बीजेपी की कांग्रेस को सलाह दी गई, जहां आपको बता दें हेमंत द्विवेदी का ये तीखा बयान, जिसके चलते आपको बता दें कि धराली आपदा पर बीजेपी की ये प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है, जहां बीजेपी की कांग्रेस को सलाह। साथ ही आपको बताते चले हेमंत द्विवेदी का ये तीखा बयान, जिसके चलते साथ ही आपको बताते चले कि ये बयान उस वक्त आया जब आपदा को लेकर कांग्रेस के तहत काफी बयानबाजी सुनने को आई। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने धराली क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता को सलाह देते हुए कहा कि इस समय राजनीति करने का नहीं बल्कि आपदा प्रभावित लोगों की मदद करने का है। द्विवेदी ने कहा कि इस प्रकार की आपदाओं के समय सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर राहत और पुनर्वास कार्यों में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार और कार्यकर्ता पीड़ितों की हर संभव सहायता के लिए मैदान में है और ऐसे समय में अनावश्यक बयानबाजी से बचना चाहिए। साथ ही प्रवक्ता ने सभी से अपील की कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर मानवीय आधार पर पीड़ितों की सहायता करें और प्रशासन के साथ मिलकर राहत कार्यों को मजबूत करें। तो वहीं आपको बता दें धराली आपदा पर यह बयान जो है बीजेपी प्रतिक्रिया सामने आई कांग्रेस के बयान के बाद, जहां हेमंत द्विवेदी का यह तीखा बयान, जिसके चलते बीजेपी की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। तो ये आपको बताते चले धराली आपदा पर बीजेपी की यह प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां जिसको लेते हुए बीजेपी ये तीखा पलटवार सामने आया कि यहां ऐसे समय में आपको बताते चले ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए। साथ ही एकजुट होकर सहायता करनी चाहिए। साथ ही हेमंत द्विवेदी का ये तीखा बयान। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां आगामी मॉनसून सत्र को लेकर कांग्रेस ने आपको बताते चले बयान दिया है। साथ ही आपको बता दें कि खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस ने अपनी तैयारियां जो है मॉनसून सत्र को लेकर पूरी कर ली है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा कि 19 अगस्त से भराड़ीसैंण विधानसभा में शुरू होने जा रहे सत्र को लेकर गंभीरता और मुद्दे का उठाया जाना चाहिए। जहां प्रीतम सिंह ने बताया कि 18 अगस्त को कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि किन किन महत्वपूर्ण विषयों पर सदन में उठाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास आपदा प्रबंधन, पंचायत चुनाव में अनियमितताएं, बढ़ता भ्रष्टाचार, खराब कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसान, नौजवान, महिलाएं और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे भी की भरमार है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जनता की आवाज को सदन में मजबूती से रखा जाए। हालांकि समय सीमित है, लेकिन कांग्रेस कोई भी बड़ा मुद्दा छोड़ने वाली नहीं है। उन्होंने सत्र को जनहित से जुड़ी चर्चाओं का मंच बताया और सरकार से आग्रह किया कि वे सभी मुद्दों पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। विधानसभा सत्र जो है इलेक्शन के अंदर कांग्रेस सत्र को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। 18 तारीख को कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक है, उसमें हम तय करेंगे कि किस विषय को किस नियम के तहत सदन में उठाना। विषयों की कमी नहीं आपके सामने है। आपदा आई है जिसमें सरकार पूरी तरीके से जो है बेनकाब हुई है। पंचायत चुनाव में जिस तरीके का
सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है वो भी आपके सामने है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और पूरी तरीके से ध्वस्त है। किसान सड़कों पर, नौजवान सड़कों पर, महिलाएं सड़कों पर, सरकारी कर्मचारी सड़कों पर। एक बात तो मैं बताऊं, यहाँ तो विषय की भरमार है। हमारे सामने तो कठिनाई ये है कि इतने विषयों को हम इतने कम अवधि में कैसे जो है। तो वही खबर देहरादून से, जहां भारत पहली बार शीतकालीन खेलों का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करने जा रहे हैं। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन 20 से 23 अगस्त तक राजधानी देहरादून में होगा। ये प्रतियोगिता न केवल ऐतिहासिक होगी बल्कि भारत में विंटर स्पोर्ट्स की एक नई दिशा भी बनेगी। वहीं आपको बताते चले कि इस प्रतियोगिताओं को लेकर कई आयोजन भी किए गए। इस प्रतियोगिता में चीन, जापान, हांगकांग, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चीनी ताइपे और वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और भारत समेत एशिया के 11 से अधिक देशों से स्केटर्स हिस्सा लेंगे। तो वहीं आपको बताते चले शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया जहां एशिया के 11 देश शामिल होंगे। आइस स्केटिंग और एशियन स्केटिंग यूनियन, जैसे मैंने आपको बताया, ये शॉर्ट ट्रैक, जहाँ तक मेरी नॉलेज है जी, क्योंकि मैं आइस स्केटिंग और एशियन स्केटिंग यूनियन का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में अभी आइस स्केटिंग संघ नहीं है, वहाँ पे अभी ये स्पोर्ट डेवलप हो रहा है। भारत में ये है, और भारत में हमारा ये जो संघ है आइस स्केटिंग का, ये 2002 से कार्यरत है। धीरे धीरे हम आज इस मुकाम पे पहुंचे कि आज हम एक इंटरनेशनल इवेंट होस्ट करने वाले हैं। अब हमारा अगला ये है, अभी हाल फिलहाल में कुछ एक हफ्ते पहले ही जिज्ञासा हुई है नेपाल देश में, और हमारी जो विदेश की जो बॉडी है, जो हमारी हेड बॉडी है इंटरनेशनल स्केटिंग यूनियन, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है, भारत को एक हैंड होल्डिंग कमिटी बनाई है जिसमें नेपाल और श्रीलंका, ये दो देशों पे हमें जो है वहाँ पे उत्साह बढ़ाना है और वहाँ पे इस स्पोर्ट को इंट्रोड्यूस करना है। सो जो आपका सवाल है, अभी ये तीनों देश आइस स्केटिंग के संघ में नहीं है, और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में वहाँ पे भी जो है ये स्पोर्ट जो है वो ग्रो करे। जैसे मैंने आपको बताया, ये शॉर्ट ट्रैक एशिया जो लोगो है वो। तो वहीं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव के उपरांत वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी ने जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने इसे एक परम सौभाग्य बताया और संत समाज से जुड़ाव को आत्मिक ऊर्जा का स्रोत भी कहा। इस विषय पर के अवसर पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी रूडी की आत्मिक मुलाकात हुई। वहीं दोनों नेताओं ने सामाजिक व सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा की और परंपरा शुभकामनाएं भी दी है। वहीं आपको बताते चले कि राजनीतिक और सत परंपरा के इस सम्मेलन को अनेक लोगों ने सकारात्मक और प्रेरणादायक संकेत के रूप में देखा है। तो वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की, साथ ही रूडी ने किया संतों का आशीर्वाद भी लिया है। साथ ही आपको बताते चले रूडी ने लिया संतों का आशीर्वाद। साथ ही आपको बता दें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की, वहीं रूडी से लिया संतों का आशीर्वाद, स्वामी अवधेशानंद आत्मिक भेंट भी की है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है।
और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वहीं भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर मसूरी तिलक लाइब्रेरी परिसर में बीजेपी मंडल के तहत श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों व आम नागरिकों ने शामिल होकर अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे परिसर में भारत माता की जय और अटल जी अमर रहे के नारे गूंजे। वहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने उन्हें अपने शब्दों का जादूगर बताते हुए कहा कि उनके विचार आज भी प्रेरणा है। बीजेपी युवा मोर्चा के आर्यन देव उन्याल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अटल जी का सपना था, जिसे युवा साकार कर रहे हैं। तो वहीं जिसे युवा साकार कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं ने आपको बताते चले जिसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अटल जी अमर रहे के नारे भी गूंजते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 8वीं पुण्यतिथि है और पूरा देश और भारतीय जनता पार्टी आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आज भी अटल जी के आदर्शों पर आगे चल रही है, उनके बताए हुए रास्तों पर आगे चल रही है। आदरणीय माननीय अटल जी 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, वहीं से उन्होंने उसमें शामिल होकर के वहीं से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और लगभग 4 दशक तक वो अपने राजनीतिक जीवन में जिस तरीके से सक्रिय रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में रहे, चाहे वो राज्यसभा सदस्य के रूप में रहे, लोकसभा सदस्य के रूप में रहे, लेकिन उनके जो अपने जो विचारधाराएं थी, वो उनके जो अपने जो आदर्श थे, उन आदर्शों के लिए, उन विचारधाराओं के लिए उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं किया है। महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्हें भारत रत्न का भी अवार्ड मिला। बहुत अच्छा उन्होंने देश में शासन किया। अपने सैद्धांतिक मूल्यों से कभी उन्होंने किसी से समझौता नहीं किया। आज उन्हीं के बताए मार्ग पर पूरी पार्टी आज चल रही है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी भी उन्हें बताए मार्ग पर आज आगे बढ़ रहे हैं। को देने वाले ही अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे शख्स है, जिनकी सोच से अलाइनमेंट हुआ कि उत्तराखंड आज है। आज उत्तराखंड को 25 साल हो गए बने हुए। और अटल जी एक व्यक्तित्व नहीं थे, वो मेरे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अटल जी को मैं मानता हूँ ही इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट। वो हमेशा बोलते थे कि इंसान आप सिर्फ केवल रूप से नहीं, केवल शक्ल से नहीं बना जाता, आप ज्ञान से, सरकार से और हृदय से और बुद्धि से इंसान बना जाता है। और हमेशा उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो बिताई है इसी मैं कह सकता हूँ इसी प्रेरण से बिताई है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही।
और अटल जी हमारे प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न रहे, और हमेशा उन्होंने बताया कि जो आज भी हम सीखते हैं कि राजनीति कमर्शलाइज नहीं होनी चाहिए। राजनीति ऐसी होनी चाहिए कि आपके मतभेद हो सकते हैं, आपके मनभेद नहीं होने चाहिए। विपक्ष में रह के भी उन्होंने एक सकारात्मक नेता का रूप किया और आगे प्रधानमंत्री रह के हमारे देश को बहुत अच्छा लीड किया। तो आज पुण्यतिथि पे हम उनको नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, और हम हमारी भाजपा को जो बनाने वाले उनका जो वो रहा है, स्तंभ रहे, हम उनको हमेशा याद करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे लिए एक प्रेरणादायक है, एक साहित्यकार, एक ऐसे नेता जिनका लोहा पूरा विश्व मानता है, जिनका लोहा भारत की हर विपक्ष दल मांगता है। ऐसी शख्सियत जिनके द्वारा न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दम मिला, बल्कि आज वो ऐसे प्रेरणादायक है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर पूरे के पूरे संगठन को, पूरे की पूरी पार्टी को पूरे विश्व भर में उनका झंडा लहरा रहा है। ऐसे हमारे अटल बिहारी जी जो भारत रत्न रहे, जिनको हर एक ने पसंद किया, उनके द्वारा किए गए कार्य अगर उनका उल्लेख करूं, परमाणु परीक्षण जिससे पूरा विश्व में भारत की एक अलग ही छवि बनी, हम परमाणु ताकत बने, मोबाइल क्रांति जिससे विश्व भर में आज सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक संख्या में जो मोबाइल यूजर्स हैं हमारे भारतवर्ष के, भारत देश के। तो वहीं देहरादून से जहां राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति उत्तराखंड के उपाध्यक्ष विनय रोहिला ने आपदा राहत को लेकर विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों को भ्रामक और भड़काऊ बताया। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष ने हाल ही में प्रभावित परिवारों को दी जा रही 5,000 की राहत राशि को अपर्याप्त बताते हुए सरकार की आलोचना की थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विनय रोहिला ने स्पष्ट किया कि ये तत्काल राहत के तौर पर दी जा रही प्रारंभिक सहायता है। आगे की स्थिति के आकलन और नुकसान की गंभीरता के आधार पर अतिरिक्त सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने विपक्ष से अपील की कि राजनीतिक बयानबाजी से बचे और इस कठिन समय में पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएं। देखिए, थराली के अंतर्गत जो आपदा आई, लेकिन आपदा के अंतर्गत जो रेस्क्यू ऑपरेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने वहां पर चलाया, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और मैं समझता हूँ आज तक के जो भी ऑपरेशन पूरे देश में हुए, उनमें सबसे तेज चलने वाला ऑपरेशन यही रहा होगा। आपने देखा होगा जैसे आपदा आई, राहत कार्यक्रम के बाद एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी मौके पर पहुंचे अगले दिन, और पूरी सरकार और पूरी जिला प्रशासन। तो वह उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 19 अगस्त से 22 अगस्त तक गैरसैंण के भरारी सैन विधानसभा भवन में आहूत किया गया। सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी। इस बीच कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वह सत्र दौरान सरकार के कई मुद्दों पर घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं कांग्रेस विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने जानकारी दी कि 18 अगस्त को कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक गैरसैंण में आयोजित की जाएगी। कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक 18 तारीख को जो है गैरसैंण के अंदर होगी, और उस बैठक में हम तय करेंगे कि सदन के अंदर कौन से विषय को, कौन सी तिथि को संयम। तो वही खबर उधम सिंह नगर से, जहां टनकपुर पीलीभीत चुंगी पर कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ पुतला फूंका। ये प्रदर्शन विमला सजवान के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों और स्थानीय समस्याओं पर गहरा रोष भी व्यक्त किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार स्थानीय जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। आज हम लोग पूरे कांग्रेस परिवार जो आज यहाँ पे टनकपुर पीलीभीत चुंगी पे एकत्रित हुए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है, जो सरेआम सबने देखा सोशल मीडिया के जरिए और जो वहाँ पे गए हुए थे सबने देखा कि नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जो वोट पड़ना था, उस वोट में किस तरह से तलवार के नोक पे सारे 5 मेंबरों को 6 मेंबरों को घसीटते हुए, लात घूंसे मारते हुए गाड़ी में भाग। तो वही खबर हरिद्वार से है, जहां जिला अस्पताल की पुरानी इमारत पर अब जर्जर हालत में पहुंच चुकी है, जिसे देखते ही हुए प्रशासन ने अस्पताल की विभिन्न सेवाओं की शिफ्टिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी। वहीं आपातकालीन सेवाएं फिलहाल मेला अस्पताल में स्थानांतरित कर दी गई हैं, जबकि आने वाले दिनों में ओपीडी, महिला चिकित्सा इकाई और अन्य विभागीय सेवाएं भी मेला अस्पताल और महिला अस्पताल में शिफ्ट की जाएंगी। ये जो हमारी एचएमजी जिला चिकित्सालय की जो बिल्डिंग है,
वो बहुत पुरानी बनी हुई है। अब जो है करीब 2022 से हमने, क्योंकि ये जर्जर स्थिति में थी और इसके जो भवन हैं वो जगह जगह से बारिश में और वैसे टपका करते थे, तो अब जो है ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया जब शुरू हुई है उसी सापेक्ष में अब वो। तो वही खबर देहरादून से, जहां शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई है, जिसमें खासकर राजपुर रोड से वीडियो सामने आया। बारिश के में तापमान से राहत भी मिली है और मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने बताया कि यह बारिश स्थानीय बादलों के सक्रिय होने के कारण हुई। वहीं आगामी 48 घंटों में भी हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बारिश के कारण कुछ इलाकों में जल भराव की समस्या देखने को मिली है। वहीं प्रशासन ने जनता से सतर्क रहने और बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं मौसम विभाग ने संबंधित विभागों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए। साथ ही यात्रियों और आम जनता से अनुरोध है कि वे मौसम अपडेट पर नजर रखें और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।